Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Environment and Natural Resources. Right? In our previous lecture we had discussed regarding the different environmental issues which are at the global level. After that we had discussed regarding the common global resources as well as common but differential responsibilities, and today we are going to discuss regarding India's stand on environmental issues कि इंडिया जो है वो environmental issues को लेकर क्या कहता है, किस तरीके के स्टेप्स जो है इंडिया ने उठाए हैं, what are the you can say whatever the stand taken by India regarding the environmental issues. राइट अब इंडिया जो है, इंडिया प्लेड अ डोमिनेटिंग रोल ऑन इन्वायरमेंटल इशू. इन्वायरमेंटल इश्यूज पर इंडिया का जो है एक डोमिनेटिंग रोल है. इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था. क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो डेवलप्ड कंट्री थी उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी रिगार्डिंग द गैसेस, जो एमिशन ऑफ गैसेस. राइट लेकिन इंडिया, चाइना और बहुत सारी अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उनको इस क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जम्प्ट कर दिया गया था. क्लियर. तो इंडिया ने इसी क्योटो प्रोटोकॉल को, इंडिया साइंड क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002. कब साइन किया इंडिया ने? 2002 में, विच वॉज एग्रीड इन 1997. जो बन कब गया था, कब इस पर रजामंदी या इसको पास कब किया गया था? 1997 में इन क्योटो इन जापान. जो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो नामक प्लेस पर, जो प्लेस कहाँ है? जापान में, 1997 में बना था, जिससे इंडिया, चाइना और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जम्प्ट कर दिया गया था. उसी क्योटो प्रोटोकॉल को 2 अगस्त 2002 में इंडिया ने साइन किया. India, China and other developing countries were exempted of Kyoto Protocol. Critics of Kyoto Protocol. अब जब इंडिया, चाइना और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को इससे एग्जाम्प्ट कर दिया गया तो कुछ कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज किया कि इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज को इससे एग्जाम्प्ट क्यों किया गया. उनके लिए भी वही रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हैं, क्योंकि उनका क्या मानना था कि क्रिटिक्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल पॉइंटेड आउट दैट इंडिया एंड चाइना अलॉन्ग विद अदर डेवलपिंग कंट्री विल बी अमंग द लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स, लीड कर रहे हैं टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. कि जैसे जैसे ये कंट्रीज डेवलप हो रही हैं वैसे वैसे इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ती जा रही है. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी ज़्यादा होगा. राइट तो इन क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये कंट्रीज भी धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में धीरे धीरे इनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये इनके ऊपर भी इसकी रिस्ट्रिक्शंस, टर्म एंड कंडीशन लागू होनी चाहिए. इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो कीन, इटसेल्फ इंडियन गवर्नमेंट खुद ये चाहती थी टू लॉन्च अ नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल. बायोडीजल पर, डीजल जो हम यूज़ करते हैं, यानी वो कौन से डीजल की बात कर रहे थे इंडिया? नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, विच मेक्स, उसका फ़ायदा क्या होता? विच मेक इंडिया टू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड. कि अगर इंडिया जो है नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल के ऊपर अपना लॉन्च करता है, उसको अडॉप्ट करता है, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स के में, पूरे वर्ल्ड में जो है ये लार्जेस्ट बायोडीजल को यूज़ करने वाला कंट्री बनेगा. द इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग. इसके अलावा बायोडीजल की तो बात की, इसके अलावा इंडिया के और ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और कौन से एफर्ट्स थे रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स. किस तरह के प्रोग्राम्स? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. एनर्जी कंजर्वेशन, ये एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को बचाना. कब ये पास हुआ एक्ट? 2001 में. देन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, व्हेन इट वाज पास्ड इन 2003 एंड इनकरेज द यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. किस चीज़ को? जो रीन्यूएबल, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना. India supported to adopt a common position by the SAARC countries
ऑन मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। सार्क जो समिट हुआ, सार्क जो कन्वेंशन, जो सार्क सम्मेलन होता है, उसमें भी जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज उठाए गए, उनके सॉल्यूशन की जो बात की गई, उसको भी इंडिया ने सपोर्ट किया कि सार्क के द्वारा उठाए गए, जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा उठाए गए जितने भी कदम हैं, जितने भी मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, उनको भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। इज इट क्लियर? सो ये हमारा क्या है, इट्स इंडिया स्टैंड रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन, इट कैन कम इन 4 और 6 मार्क्स एक्सेप्ट दैट। इसके अलावा सो मेनी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हेन इंडिया साइन द क्योटो प्रोटोकॉल, when Kyoto Protocol came into existence, as well as which countries were exempted from the Kyoto Protocol, except that what the critic says regarding when India and other countries were exempted, what's the viewpoint of critics regarding that, right? Except that you can on these policies, when these acts were passed, what are the steps or what are the efforts at global level contributed by या introduced by Indian government. So any question can come from anywhere, right? तो ये बात हो गई हमारी इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इशू। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम अब बात करेंगे, दैट इज इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मैनी। कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कितनी मूवमेंट चली, क्या एक ही मूवमेंट है या इससे ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, राइट? उनके मूवमेंट मीन्स आंदोलन, जो आंदोलन चलाए गए, किसके लिए चलाए गए? इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। जो वातावरण से संबंधित जो आंदोलन है उसका अर्थ क्या है, क्या करते हैं वो, उनका मकसद क्या होता है? इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ ग्रुप्स, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई मूवमेंट नहीं होती है, बल्कि ये मूवमेंट जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट्स। बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर उस आंदोलन को करते हैं, उस मूवमेंट को चलाते हैं, विच आर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस टू चैलेंज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। कि ये जो मूवमेंट है, जो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाई जाती है, किस चीज़ को लेकर है? कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल में ओजोन लेयर का जो खतरा आ रहा है, जितनी भी तरह की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, उन सब के वो हमारे लिए कैसे चैलेंज हैं और उस चैलेंज को हमें कैसे निपटना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट की जाती है वो मूवमेंट क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल मूवमेंट। यानी ऐसी मूवमेंट जो किसके लिए होती है? टू सेव द एनवायरमेंट, राइट? अब ये मूवमेंट नेशनल लेवल पर भी हो सकती है, सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, जैसे एजेंडा 21 इट्स एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज एट नेशनल लेवल, राइट? और लोकल लेवल पर भी हो सकती है। क्लियर? तो दीज मूवमेंट्स का मकसद क्या होता है? इनका मेन मकसद हमने अभी बात की, इन्वायरमेंट को सेव करना। किस तरीके से सेव करती हैं? दीज मूवमेंट रेज न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ सोचते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए। एंड लॉन्ग टर्म विज़न का मतलब आने वाले समय को पहले देखना कि अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? लॉन्ग विजन, आने वाले समय में फ्यूचर को पहले ही देखती हैं कि अगर नहीं कंट्रोल हुआ, अगर हमने अभी स्टेप नहीं लिए तो आने वाले समय में वर्ल्ड जो है इससे कैसे निपटेगा, उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, राइट? लॉन्ग टर्म विजन ऑफ व्हाट वी शुड नॉट डू इन आवर इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइन्स। क्लियर? देन दीज मूवमेंट आर कैटेगराइज। अब इन मूवमेंट्स को भी कितनी तरह से बांटा जा सकता है, बहुत तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। एज फॉरेस्ट मूवमेंट, एज नेम इंडिकेट्स, किसके लिए होगा? टू कंजर्व द फॉरेस्ट। मूवमेंट अगेंस्ट माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, माइनिंग और मिनरल इंडस्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। फॉर क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन, इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन भी होता है इनसे। एंड एंटी डैम मूवमेंट्स, राइट? कितनी तरह की हो गई मूवमेंट? 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट वी हैव डिस्कस नाउ। फॉरेस्ट मूवमेंट,
movement against mining and mineral industry as well as anti-dam movement. Right? अब ये फॉरेस्ट मूवमेंट कहाँ हुई? फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द साउथ इन मैक्सिको कहाँ पर हुई है? सबसे ज़्यादा मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया। ये वो प्लेसेस हैं साउथ इन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया। ये वो कंट्रीज़ हैं, वो एरियाज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ फॉरेस्ट मूवमेंट चलाई गई, यानी टू सेव द फॉरेस्ट। एज वी ऑल नो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने फॉरेस्ट को, डिफॉरेस्टेशन इज गोइंग ऑन, जंगलों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या, एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। राइट? देन सेकेंड मूवमेंट इज अगेंस्ट माइनिंग कॉर्पोरेशन एंड मिनरल इंडस्ट्री। माइनिंग और मिनरल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट है, क्योंकि माइनिंग से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक तो पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, दूसरा ये अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ फेंक रहे हैं, इन द रिवर्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। राइट? तो इनके अगेंस्ट है कि इनको भी रोका जाए, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि अगर उन्हें वेस्ट डालना भी है तो उनको पहले फ़िल्टर करके डाला जाए। इनके इंडस्ट्री से जो स्मोक है उसमें पहले चिमनी वगैरह लगाई जाए, जिससे कि स्मोक जो है थोड़ी फ़िल्टर होकर इन्वायरमेंट में आएगी। राइट? तो इससे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दोनों को सेव किया जा सकता है। तो इनके अगेंस्ट मूवमेंट्स चलाई गई। देन अनदर ग्रुप ऑफ मूवमेंट आर दोज इन्वॉल्व इन स्ट्रगल अगेंस्ट मेगा डैम। जो बड़े बड़े डैम्स बनते हैं उनके अगेंस्ट मूवमेंट, क्योंकि जहाँ भी डैम बनेगा उसमें क्या होगा, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। जहाँ डैम बनते हैं वहाँ आसपास के रहने वाली जो पॉपुलेशन है उनको घर से बेघर होना पड़ता है, वो एरिया छोड़कर जाना पड़ता है। राइट? आसपास के जो फॉरेस्ट हैं उनको काटा जाता है, आसपास के जो फील्ड्स हैं वो भी उसी में इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं, तो फार्मर्स आल्सो सफ़र्स। इज इट क्लियर? इसके अलावा अगर डैम बनेगा तो जो मेराइन हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, दे आल्सो सफ़र। इज इट क्लियर? तो सो मैनी, दिस इज अगेन अ कंप्लीट वास्ट टॉपिक। सो इन दैट उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो डैम्स के अगेंस्ट, मेगा डैम जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई। देन अर्ली 1980s डैम्स के अगेंस्ट कौन कौन सी हैं, उसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 1980s में विटनेस ऑफ फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट। इट कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन कि फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले कब हुआ था, अर्ली 1980s में। कहाँ हुआ था? लॉन्च्ड इन नॉर्थ, नेमली द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर। किस रिवर को बचाने के लिए, यानी ये डैम कहाँ पर बन रहा था, फ्रैंकलिन रिवर पर, टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट। नेचुरली है कि अगर उस रिवर पर फॉरेस्ट बनेगा, उस रिवर पर अगर डैम बनेगा तो उसके आसपास के फॉरेस्ट भी काटे जाएंगे। इन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर है ये फ्रैंकलिन रिवर? ऑस्ट्रेलिया में। देन अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन, एज वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस नेम। नर्मदा रिवर को बचाने के लिए जो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज मूवमेंट्स। ये सारी मूवमेंट्स हमारी क्या हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, चाहे वो डैम्स के अगेंस्ट हैं, चाहे वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हैं, और दे आर अगेंस्ट द माइनिंग कॉर्पोरेशन और मिनरल इंडस्ट्री। लेकिन इन सब का एक मेन मकसद क्या है, टू सेव एनवायरनमेंट। राइट? फॉरेस्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एयर इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वाटर इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। राइट? सो इन एनी वे कोई भी मूवमेंट, उसको कोई भी मकसद है, लेकिन उसका मेन टारगेट क्या है, टू सेव एनवायरमेंट। Clear? This is about the environmental movements, one or many. It can come in 6 marks or 4 marks question, except that so many 1 mark question can come. What do you understand by environmental movement, as well as what is the main motto or idea behind these movement, why these movements are necessary. तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा these movement raise new ideas and long term vision. Right? Except that how many types of movements are there, in how many categories we can categorize them. तो 3 categories. Except that इनमें आपका 1 mark और 2 marks क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग ईच मूवमेंट, फॉरेस्ट मूवमेंट पर, माइनिंग कॉर्पोरेशन पर, डैम्स के अगेंस्ट, एज वेल एज आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर द फर्स्ट एंटी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, व्हेन एंड वेयर, ऑन विच रिवर,
where is Franklin River, in which country it is situated, right? Then on Narmada Bachao Andolan, give an example of anti dam movement in India. तो कौन सा एग्जाम्पल आएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट? सो इन दिस वे सो मेनी 1 mark and 2 mark क्वेश्चन can be prepared from this part, right? Otherwise full में अगर ये आता है तो it may come in 6 or 4 marks. All this is about environmental movements. One thing I want to say before leaving कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, previously also I said, then share these videos so that जिन स्टूडेंट्स को इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके.